वेलकम टू एनकेएस लर्निंग कैंपस प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है आपके टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम टल गया है, तो हम फिर से थ्योरी पे आ गए हैं। और इस बार हम लोग अगली बार टीजीटी के राइटर क्लियर किए थे, अब हम लोग पीजीटी के राइटर जितने हैं सारे के सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और शानदार क्लास होने वाली है, सब के सब जुड़े भाई साहब, और लाइक शेयर क्लास को करते जाइए। जो मैं कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। पीवी शैली के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं इंग्लैंड के। इनके बारे में चर्चा करने से पहले आपको कुछ बातें हम आपको बताएंगे, तो आप ध्यान से सुनने का भी प्रयास करें। पीवी शैली को जो जो पढ़ रहा है बंदा, पहले ये जान ले भाई साहब, ये बहुत ही फेमस हैं, अपनी पोइट्री के लिए सबसे फेमस हैं। आज देखा जाए तो ये बंदा एक साइंस का स्टूडेंट था जिसने पोइट्री जो लिखी ना, बवाल ही मचा दिया, विश्वास करो इंग्लैंड में, ज़बरदस्त। याद रखना है, इस बंदे का जन्म 1792 में हुआ था और इसकी मौत 1822 में हो गई थी। पीवी शैली का पूरा नाम पर्सी बर्सी शैली है, याद रखेंगे इस बात को। पीवी शैली के बारे में जानने से बेहतर ये है कि आप इनका बैकग्राउंड जानें कि ये बहुत अमीर घर से बिलोंग करता है। बंदा कहाँ से बिलोंग करता है? बहुत अमीर घर से बिलोंग करता है। कुछ बातें अब आपको धीरे धीरे मैं बताऊँगा इनके बारे में। देखो भाई, अगर देखा जाए कि भाई साहब इनका जो जन्म है 4 अगस्त 1792 को हुआ था। हमारे पीवी शैली का जन्म 4 अगस्त 1792 को हुआ था और इनकी मौत 8 जुलाई 1822 में हो गई थी। किसकी भाई? पीवी शैली की। याद रखेंगे आप। इनको हम क्या कहते हैं? इनको रोमांटिक पोएट ऑफ यंगर जनरेशन कहते हैं। यानी एक और जनरेशन था जिसे आप बोल सकते हैं ओल्डर जनरेशन में, जैसे मतलब सीनियर जनरेशन में वर्ड्सवर्थ आता है, रॉबर्ट साउदे आता है, एस टी कॉलरेज आता है। तो यंगर जनरेशन की बात किया जाए तो इसमें हमारे पीवी शैली आते हैं। और इसके अंतर्गत यंगर जनरेशन में बात करते हैं तो पीवी शैली, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, ये तीनों आपके इस जनरेशन में आते हैं। किसमें? यंगर जनरेशन में आते हैं। याद रखेंगे आप। 4 अगस्त 1792 को जन्म हुआ था और 8 जुलाई 1822 में इनकी मौत हो जाती है। इनको हम ऑप्टिमिस्टिक पोएट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम ऑप्टिमिस्टिक पोएट कहते हैं पीवी शैली को, याद रखेंगे। और दूसरा इनको पद दिया गया है रिवोल्यूशनरी पोएट, ये भी बोला जाता है पीवी शैली को। ये सब बातें आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सीधा पूछा जाएगा कि भैया रिवोल्यूशनरी पोएट किसे कहा जाता है, तो वो आपको पीवी शैली को ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑप्टिमिस्टिक पोएट किसे कहा जाता है, वो पीवी शैली को ही कहा जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है दोस्तों। समझ गए आप? आपके पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आगे चलते हैं, कुछ बातें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं दोस्त, कि भैया पीवी शैली के बारे में अब और कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि पीवी शैली का पूरा नाम पर्सी बर्सी शैली था। इनका जन्म 4 अगस्त 1792 को हुआ था। कब हुआ था? याद रखना है, पीवी शैली का जन्म 4 अगस्त 1792 में हुआ था। वो जगह कौन सी थी ये भी आपको ध्यान रखना है। वो जगह आपका फील्ड प्लेस नियर हॉर्सम ससेक्स इंग्लैंड। याद रखना है, कहाँ भाई? इंग्लैंड में एक फील्ड प्लेस नामक छोटा सा गांव था, उसमें जन्म हुआ था। वो किसके नज़दीक पड़ता है? हॉर्सम के नज़दीक पड़ता है, नियर हॉर्सम, उसके नज़दीक पड़ता है हमारे पीवी शैली का घर। और ये सब किस में आता था? एक शहर का नाम था, उसका नाम ससेक्स, वो एक शहर था। वो ये पूरा शहर इसके अंतर्गत आता है। और ये पूरा किस में पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। पीवी शैली का जन्म 4 अगस्त 1792 में हुआ था और गांव का नाम था फील्ड पैलेस, जो कि हॉर्सम में पड़ता है। और पूरा शहर ससेक्स में आता है और पूरा देश इंग्लैंड में आता है। पूरी जो सिटी है वो इंग्लैंड में आती है। अब आगे कुछ और बातें पूछ लेता है आपसे, कि आपको क्वेश्चन जितना मैं बता रहा हूं ध्यान देंगे आप लोग, कि भैया हमारे पीवी शैली जो थे टिमोथी शैली और एलिजाबेथ पिलफोर्ड के बड़े बेटे थे। याद रखना है, पीवी शैली क्या थे भाई? हमारे टिमोथी शैली एलिजाबेथ पिलफोर्ड के बड़े बेटे थे। आपको बताना चाहेंगे भाई,
टिमोथी सैली एक पार्लियामेंट थे, बहुत ही माने जाने व्यक्ति थे अपने एरिया में, और उनका सबसे बड़ा बेटा पीवी सैली था, जो कि बाद में चल के ऐसी हरकत कर जाता है जो कि इनका नाम खराब हो रहा था, इसीलिए अपने बेटे से ये अपना नाता रुख मोड़ लेते हैं। याद रखना है इस बात को, समझ गए। 1802 में वह कहाँ पहुंचे, वो आपके ब्रिंटफोर्ड मिडलसेक्स के सेन हाउस एकेडमी में प्रवेश लिया। आपसे पहले पूछा जाता है ये क्वेश्चन, पीवी सैली ने सबसे पहले किस स्कूल में अपना नाम लिखाया, पूछ लेता है ना। 1802 में वह एक सेन हाउस एकेडमी नाम की कोई स्कूल थी जो ब्रिंटफोर्ड मिडलसेक्स में पड़ती है, उसमें इन्होंने अपना दाखिला करवाया। याद रखना इस बात को। अपने प्रारंभिक एज में पीवी सैली, याद रखना है, उनको कई सारी बीमारियां थी जो उनकी रातें भी बड़ी कष्टदायक बीतती थी। कौन कौन सी रातें? सबसे पहले याद रखना है, पीवी सैली की बात कर रहे हैं आप तो भैया वो अपने जो बचपन की आयु में उनको नाइटमेयर आते थे, बुरे बुरे सपने। याद रखना है, उनको हैलुसिनेशन होते थे, घबराहट से जैसे छूटता था भाई साहब, स्लीप वॉकिंग होती थी, और सोते समय चलने की भी बीमारी हमारे पीवी सैली के अंदर थी। याद रखना है आपको, ये सब के सब इनको बड़ा पीड़ा देते थे इनके अर्ली एज में। इन सभी बीमारियों से ये गुजर रहे थे या परेशानियों से गुजर रहे थे पीवी सैली। याद रखना है, इन सभी प्रॉब्लमों से गुजर रहे थे। 1804 में फिर सैली ने एक कॉलेज में नाम लिखाया, उस कॉलेज का नाम था ईटन कॉलेज। फिर से बोला जाएगा कि भैया 1804 में सैली ने एक कॉलेज में नाम लिखाया, उस कॉलेज का नाम क्या था? ईटन कॉलेज, जो कि याद रखना है बाद, अब देखो भाई, जब उस कॉलेज में इन्होंने नाम लिखाया, जब वहाँ ये पढ़ाई वढ़ाई करने लगे तो इनके जो क्लास फेलो थे इनको बड़े घृणापूर्वक दृष्टि से देखा करते थे, लोग इनको पसंद ही नहीं करते थे। बात में याद रखना है आपको, समझ गए। आगे चलते हैं भाई। फिर से भाई, सैली का जो लक्षण था और हिंसक उनका क्रोध था, उनको एक नाम दे दिया। जब ये अपने कॉलेज ईटन कॉलेज में पढ़ रहे थे तो याद रखना है, इनके लक्षण और इनके क्रोध को देखते हुए जितने भी इनके फेलो थे, दोस्त यार थे, इनका एक नाम रख देते हैं मैड सैली। याद रखना है, इनका क्या नाम रख देते हैं? मैड सैली कहते हैं, समझ गए। और बताऊं कि एक बात याद रखना है कि इनकी मौत के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया एक बार एक यात्रा कर रहे थे, उस जहाज का नाम ड्यून जुआन था। क्या नाम था? ड्यून जुआन था। उस बोट में यात्रा कर रहे थे और हाइपेरियन नाम की कोई बुक भी लिए थे, याद रखना है, जो कि जॉन कीट्स ने लिखा था। उसी में डूब करके ये मर जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, पीवी सैली की मौत कैसे हुई? डूबने के कारण हुई थी। वो किस जहाज में? डॉन जुआन नामक जहाज में डूबने के कारण उनकी मौत हो गई थी। अब याद रखें, बायरन के सम्मान में, याद रखना है, बायरन के सम्मान में याद रखना है, ये नाम पड़ा था डॉन जुआन। याद रखना है, ये जो डॉन जुआन जहाज का नाम है वो किसके नाम पे है? बायरन, लॉर्ड बायरन के नाम पे। याद रखना, लॉर्ड बायरन के नाम पे है, उन्हीं के सम्मान में नाम पड़ा था। फिर इनकी मौत 8 जुलाई 1822 में हो जाती है हमारे पीवी सैली की। फिर इनके इनके जो ग्रेव जो है एपिटैफ बोलते हैं बाबू, जब देखो मरते हैं तो यहीं नीचे एक ही रहता है ना, वो जो जमीनिया उसके ऊपर एक ही ऐसे लगा रहता है ना, उसमें नाम कुछ लिखा जाता है, लाइनें, वो उसे एपिटैफ कहते हैं, समझ गए। उसमें इन्होंने कुछ लाइनें लिखवाई गई थी, या इन्होंने तो नहीं लिखी थी लेकिन इनके जो दोस्त यार थे कुछ लाइनें इस पर लिखवाई गई थी। वो लाइनें कहाँ से आई थी? टेम्पेस्ट की लाइनें थी। वो कहाँ की लाइनें थी? वो टेम्पेस्ट की लाइनें थी, समझ गए। वो टेम्पेस्ट की लाइनें थी, और लाइनों में क्या दिया था? नथिंग ऑफ हिम दैट डॉथ फेड बट डॉथ सफर अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। कि भैया उसमें कुछ भी जो मुरझाया, उसमें कुछ भी ना, उसने किसी को भी कुछ मुरझाया, इसकी मीनिंग नहीं बता पाऊंगा, फिर भी समझने का प्रयास करें। बट डोथ सफर, वो कष्ट झेलता रहा। ए सी चेंज, एक समुद्र की बदलाव की तरह, इनटू समथिंग रिच एंड स्टैंड, और कुछ तो रिच और स्टैंड रहा। अब ये अर्थ नहीं बता पाऊंगा, इसका मीनिंग क्या होगा। ये टेम्पेस्ट की लाइन है, उसमें जब टेम्पेस्ट पढ़ोगे तो पता चलेगा कि भाई
कुछ भी उसके अंदर नहीं बदला, वो समुद्र की तरह था, कष्ट झेलने बदलाव ही नहीं हुआ। समथिंग रीच एंड स्ट्रेंज, उसके अंदर धन और अपरिचित या बेजान गुण भी थे। अब छोड़ो यार इसके बारे में, अब इसका मैं कितना भी दहिया वहिया करूं, कितना अच्छा निकालने का मीनिंग प्रयास करूंगा, नहीं निकाल पाऊंगा। ये टेम्पेस्ट की लाइन का मीनिंग है ना, इसको आप टेम्पेस्ट पढ़ेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि उसके बीच की लाइन है ना। चलिए भाई प्रयास आगे करते हैं भाई। हैरियट वेस्टब्रूक, याद रखना है, शैली की पहली पत्नी पूछी जाए कि शैली की पहली पत्नी का क्या नाम था, हैरियट वेस्टब्रूक। इनकी बहन ने इनसे इनकी मुलाकात करवाई थी, उसके बाद पीबी शैली इसके चक्कर में पड़ गए और अपने पिता की कर दी बदनामी, अपने पिता की करवा दी बदनामी। और ये बंदा लेकर हैरियट वेस्टब्रूक को लेके भाग जाता है स्कॉटलैंड। आपसे पूछा जाता है पीबी शैली हैरियट वेस्टब्रूक को लेकर कहां भागा था, स्कॉटलैंड में लेके भागा था, जो कि बाद में चल करके पीबी शैली की पहली पत्नी बनती है हैरियट वेस्टब्रूक। 16 की उम्र में फिर ये सुसाइड भी कर लेती है, क्योंकि शैली किसी दूसरी और लड़की के कांटेक्ट में आ गए थे, टच में, जिसका नाम था मैरी गॉडविन बोलते हैं, लेकिन मैरी शैली बोलो क्योंकि बाद में पत्नी बनी थी ना। तो मैरी के चक्कर में जब वो पड़ जाते हैं हमारे शैली जी, तो बाद में हैरियट वेस्टब्रूक ने 16 के ही उम्र में सुसाइड कर लिया था, जो कि ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। ये भी पूछ लेता है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तभी वो मरी थी बेचारी, समझ गए। और ये बता दें, ये इसका एक ही मतलब है, वो केवल सुसाइड यही कारण की थी क्योंकि शैली दूसरी औरत के चक्कर में आ गए थे। उस औरत का नाम मैरी था, बाद में चल के वो मैरी शैली बनी थी, जो कि यहां लिखा है, समझ गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें कि भैया पीबी शैली जब पढ़ते थे तो क्या क्या उद्गाम मचाते थे। देखें भाई, पीबी शैली की जो किताब है नेसेसिटी ऑफ एथिक्स, ये ईटन कॉलेज में लिखा था। इन्होंने कहाँ लिखा था इस बुक को, ईटन कॉलेज में लिखा था 1811 में। पीबी शैली ने नेसेसिटी ऑफ एथिक्स में 1811 में लिखा, जो कि वहाँ के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भड़क गए, कहने लगे कि ये जो बुक है इसमें बहुत भड़काऊ कुछ लिखा है, इससे स्टूडेंट का माइंड डाइवर्ट हो सकता है, माइंड डाइवर्ट मतलब गलत रास्तों में जा सकते हैं। इसीलिए पीबी शैली को स्कूल से निकाल दिया गया था। कहाँ से निकाला गया था आपको बताना पड़ेगा, वो ईटन कॉलेज से निकाला गया था, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, यहाँ समझ गए, वहीं से निकाल दिया गया था। 1811 में पब्लिश कराने मान इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। फिर ये एक लड़की के साथ भाग जाते हैं, उसका नाम मैंने बताया अभी, हैरियट वेस्टब्रूक। क्योंकि अब यहाँ इनको इस बुक से इसलिए निकाला गया था क्योंकि इसमें गॉड ऑफ वैल्यू, एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, रोल ऑफ गॉड, ये सब दिखाता है इसमें, इस वजह से इनको निकाल दिया गया था, समझ गए। इसमें ये अस्तित्व या थीम दिखने को मिलती है, इसी वजह से इनको निकाला गया था। आगे चलें भाई। और भी कुछ निकलता है इसमें, क्रिश्चियनिटी देयर फॉर ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ये बहुत क्रिश्चियनिटी भी दिखती है, उसको बाद इनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। अब आगे चले भाई। आज हम जब शैली को जानते हैं तो किस लिए जानते हैं, शैली को आज जाना जाता है उनके अमेजिंग लाइंस के लिए। इनकी पोइट्री में जो जो लाइनें आती थी वो कहीं ना कहीं साइंस की भी थीम फॉलो करती थी और नेचर का भी थीम फॉलो करती थी, इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक पोएट रहे अपने समय में। इनकी पोइट्री साइंस से मिलती जुलती थी, साइंस के भी देखने पड़ते हैं, ह्यूमन की फीलिंग दिखती थी, मतलब इनके जीवन खुद ही एक ट्रेजेडी भरा था, वो भी अपने दिखाने का प्रयास करते थे, समझ गए। शैली आज जाने जाते हैं अपने अमेजिंग लाइंस के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं, याद रखना है, और मोटिवेशन कंटेंट के लिए जो पोएट्री में इन्होंने लिखा है उसके लिए जाने जाते हैं। अब इनकी एक लाइन आई है आपके सामने दोस्तों, सॉल मीट सॉल्व, आत्मा आत्मा से मिलती है ऑन लवर्स लिप्स, किसके भैया, प्रेमी के ओठों पर। ये लाइन इतनी खतरनाक है, अब सोचो ऐसे लाइन कौन लिख सकता है भाई, किसी आम आदमी की बस है।
इसीलिए शैली फेमस है अपने लाइनों के लिए। इनकी एक कविता है, कभी पढ़ लीजिएगा, ओड टू वेस्ट विंड। उन्होंने अपने जो भी है नेचर के बारे में जो विचारधारा थी वो दिखाने का प्रयास किया था। उन्होंने बोथ साइड दिखाया था, नेचर खतरनाक भी है अच्छी भी है। समझ गए? देखो भाई आगे चलते हैं। फिर इनकी एक लाइन आती है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। यदि विंटर आती है, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, फिर मतलब कहीं ना कहीं स्प्रिंग को लाती है। कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, उसके पीछे पीछे वसंत भी आती है। इसका यह मतलब होगा शैली बिकम द मेंबर ऑफ विजनरी सोसाइटी। शैली बाद में चल करके, याद रखना है आपको, शैली क्या बने थे? विजनरी सोसाइटी के मेंबर या सदस्य भी रह चुके थे। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि शैली क्या बने थे? विजनर सोसाइटी या विजनरी सोसाइटी के एक मेंबर भी बने थे। और इसके अंतर्गत बहुत लोग भी आते हैं। एक कुल मिला के एक राइटरों का समूह भी था दोस्तों, याद रखना, राइटरों का समूह भी था। उसमें कई बुद्धिजीवी भी थे, जैसे कि उन भविष्य के बारे में वो सोचने का काम करते थे और डेमोक्रेसी का क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। डेमोक्रेसी की रक्षा करते थे, सपोर्ट करते थे। और उसमें कौन, उस मेंबर में कौन कौन आते हैं? आपके जॉन कीट्स आते हैं, बायरन आते हैं, ली हंट आते हैं, थॉमस लव पिकॉक आते हैं, मैरी शैली आती हैं, विलियम गॉडविन आते हैं। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि भैया ये बताइए कि द मेंबर ऑफ विजनरी सोसाइटी में कितने राइटर आते हैं? उसमें एक राइटरों का जो समूह था वो कितने राइटरों का समूह था जो फ्यूचर के बारे में सोचते थे, डेमोक्रेसी के रक्षक थे? वो कौन कौन से पोएट थे? तो आपको बताना पड़ेगा। कीट्स था, बायरन था, ली हंट था, थॉमस लव पिकॉक था, मैरी शैली थी, विलियम गॉडविन थे। ये सब के सब आते हैं उसमें। चल भाई आगे चलते हैं। जॉन विल्सन क्रूकर और जॉन गिब्सन लॉकहार्ट ने एंडेमियन पर अपना विचार दिया था, रिव्यू लिखा था, अर्थात उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था। क्या किया था? क्रिटिसिज्म कर दिया था। याद रखना, क्रिटिसिज्म किया था। समझ गए? अब आगे भाई, जो बाद में शैली द्वारा ब्लेम्ड ठहराया गया कि यही सब बंदे हैं जॉन कीट्स को मानने वाले, क्योंकि इन्होंने ही क्रिटिसिज्म किया था। याद रखना है आपको। चले भाई, शैली और बायरन दोनों ही कहीं ना कहीं कीट्स की मौत पर एकदम क्रांतिवादी और निष्कारण हो गए थे, अर्थात क्रोधित हो गए थे कि ये जो बंदे थे, कौन कौन? जॉन विल्सन क्रूकर और गिब्सन लॉकहार्ट, ये दोनों ही बंदे क्या थे? इन्होंने ही जॉन कीट्स की हत्या की है। इनकी ही वजह से जॉन कीट्स की हत्या हुई है, क्योंकि इन लोगों ने क्रिटिसिज्म किया था। किस पे क्रिटिसिज्म किया था? एंडेमियन नाम की जो पोएम थी उस पे क्रिटिसिज्म किया था। याद रखना है, एंडेमियन जो किसको डेडिकेट पोएम है? आपसे पूछा जाता है। चैटर्टन को पोएम थे, जो 17 साल की उम्र मर गया था, उसको डेडिकेट के पोएम लिखा था ये। शैली बायरन भी इस पे बहुत ही खिलाफ हुए, यही इसी वजह से ये लोग दोष लगाए इन दोनों के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। शैली अपने विचारधारा में बहुत क्रांतिवादी थे। याद रखना है, गैर अनुसारक भी थे और सभी रोमांटिक पोएट में बहुत ही खतरनाक तरीके से इनके अंदर क्रांतिवादिता बसती थी। और ये क्या थे? एक अनुसारक थे और एक पोएट होते होते भी उनको इसी कारण ईटन कॉलेज में इनको मैड शैली कहा गया, और एक नाम और इनको पढ़ा था, ईटोन एथिस्ट। आपसे पूछा जाएगा पीबी ईटोन एथिस्ट किसे कहते हैं? तो याद रखना है वो पीबी शैली को कहते हैं। समझ गए? तो ये सब आपको याद रखना है दोस्तों। तो फिर से बोले, ईटन एथिस्ट कहा जाता है और मैड शैली कहा जाता है इन सभी को। शैली बाद में इनको लीस्ट
एम्बॉडीड कहा गया। ये भी याद रखना है, ये भी आपको पूछा जाएगा कि लीस्ट एम्बॉडीड किसे कहा जाता है, वो शैली को ही कहा जाता है, जो एक प्रकार का क्या है, एम्बिगुइस काइंड ऑफ करेक्टर, एक प्रकार का करेक्टर का ये प्रकार है। शैली भाषण भी दिया करते थे, प्रीचेज मतलब उपदेश भी देते थे, किस पे भाई, ह्यूमन परसिपिबिलिटी, इस पर यानी बोध ज्ञानता, बोध ज्ञान पर ये क्या करते थे, उपदेश भी दिया करते थे। कौन, हमारे पीवी शैली, याद रखना है। और ये एक क्या करते थे, एमनिसिपिसेंस ऑफ स्पिरिट, आत्मा की मुक्ति की भी बात उसमें करते थे पीवी शैली। बहुत सारी बातें हैं, अब मैं कितना बताऊंगा, लेकिन कुछ कुछ बताऊंगा। इनका एक वर्क आता है दोस्तों, द मास्क ऑफ एनार्की। ये कैसी पोएम है, वैसे ये पोएम है, ये हाँ ये पोएम है, ये एक ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम है। आपसे पूछा जाता है द मास्क ऑफ एनार्की कैसी पोएम है, तो आपको बताना पड़ेगा ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम है, जो पीटर ले मास्क्यू पे आधारित है। ये एक शायद कोई त्यौहार और फेस्टिवल इंग्लैंड मनाया जाता है, उस पर आधारित है। पीटर लू मास्केयर पर आधारित है, कौन, आपका द मास्क ऑफ एनार्की, ये कविता उस पर आधारित है, समझ गए। अब इनका एक वर्क आता है द सेंसी, फिर इनका एक वर्क आता है सेंसी, ये एक इनका प्ले है। आपसे पूछा जाता है ये क्या है आपका, इनका एक प्ले में गिनती है। आपसे पूछा जाए सेंसी क्या है इनका, 1819 में आया था, ये एक ब्लैंक वर्स प्ले है। इसमें एक निर्दोष माँ और सौतेली बेटी के बारे में कहानी है, और एक पिता द्वारा इन पे क्या किया जा रहा था, कुल मिला के इनके साथ बहुत खराब व्यवहार किया जा रहा था, मतलब दुराचार हो रहा था, याद रखेंगे आप इस बात। सेंसी 1819 में आई थी, ये एक ब्लैंक वर्स प्ले है, ये एक कहानी बताती है एक निर्दोष माँ और सौतेली बेटी के बारे में, जो अपने पिता के जो हिंसक व्यवहार द्वारा कुल मिला के झेल रही थी, याद रखना है। ये कहानी बहुत ही ट्रेजेडी पूर्वक है, आप जरूर इसको देखें। बाकी दोस्तों बस आपको इतने पे मैं रहने देता हूँ, क्योंकि आज तो ज़्यादा टाइम हो गया है, 6 बज गया है। तो पुनः कल क्लास मिलेंगे, और आप लोग तैयार रखिए इस सब बारे में। आप फिर से कल पुनः मुलाकात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।